हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज डे 12 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज। Yesterday we have discussed irrigation system under agriculture topic of GS3 paper. Today we are going to cover questions on e-technology to aid farmers and technology missions. 3 questions have been asked from this topic in last 10 years. Theme of all these questions is different, that is there on the screen. So let us start our today's discussion. So हमारे आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो सिलेबस में ये दे रखा है कि ई टेक्नोलॉजी टू एड फार्मर्स और जो टेक्नोलॉजी मिशंस हैं उनको कवर करना है हमें। तो इस पे अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो रिसेंट का जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया था, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन था कि हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प्स फार्मर इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। तो हमें बताना था कि ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में, हमें एक्सप्लेन करना था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं और जो अभी जो टेक्नोलॉजीज़ एमर्ज हो रही हैं या फिर बेसिकली जो ई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, जो कि 15 मार्क्स का था। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में था, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशंस टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हाउ दीज रिवोल्यूशंस हैव हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिविएशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कौन कौन से एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस हुए हैं और इन रिवोल्यूशंस ने इंडिया के अंदर पॉवर्टी एलिवेट करने में और फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने में क्या हेल्प किया है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है हमारे वो ये हैं कि क्या ई टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के, कैसी टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशंस क्या क्या है और क्या उनका रोल है पॉवर्टी एलिवेशन और फूड सिक्योरिटी में। तो ई टेक्नोलॉजी बेसिकली जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि हम लोग डिजिटल टूल्स का यूज़ करते हैं या फिर आईसीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकें और जो मैनेजमेंट है और मार्केटिंग है उसको आप एफिशिएंट बना सकें। अगर आप इंट्रो में थोड़ा डेटा लिखना चाहते हैं तो ये डेटा का यूज़ कर सकते हैं कि 48.5 मिलियन फार्मर आईडीज़ इश्यू हो चुकी हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर 2025 मार्च तक, जो कि ये दिखाता है कि ई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे ई टेक्नोलॉजी हेल्प करती है प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में। तो ई टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले तो ये है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें मदद मिलती है कि हम जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, कि वेदर का डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, हमारी सोइल हेल्थ कैसी है और पेस्ट अलर्ट जो है इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इससे रिलेटेड जो ऐप बनाए गए हैं वो है ई चौपाल और एम किसान ऐप है, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सेकंड है कि हम स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे फार्म को कितनी इरिगेशन की नीड है और वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड कब और कितने अमाउंट में अप्लाई करने हैं। और इसके लिए जो गवर्नमेंट का एक ऐप है वो है नैनो गणेश सिस्टम। थर्ड है नॉलेज डिसेमिनेशन, कि इससे फार्मर्स को नॉलेज डिसेमिनेट की जाती है, जिससे उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है और उनको एक्सपर्ट एडवाइजेस भी मिलती हैं, जैसे एग्रीसनेट हो गया, विलेज रिसोर्स सेंटर्स हो गए। नेक्स्ट है इनपुट अवेलेबिलिटी एंड प्लानिंग टू इंश्योर टाइमली एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म मशीनरीज। कि किसानों को इनपुट के बारे में पता चलता है कि उन्हें खेती के करने के लिए कौन कौन से इनपुट की रिक्वायरमेंट है और कैसे क्या प्लानिंग उनको करनी है, ताकि उनको जो क्वालिटी सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और फार्म मशीनरीज हैं वो टाइमली उनको एक्सेसिबल हो जाएं, जैसे किसान सुविधा ऐप हो गया। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग टू एम्पावर फार्मर्स विद टेक्निकल स्किल्स, की किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे वो इन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्रीस्टेक हो गया जो कि किसानों को ट्रेनिंग देता है।
नेक्स्ट है रियल टाइम पेस्ट सर्वेलेंस एंड स्प्रेइंग की जो भी आपकी फसल है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उससे आपको पता चलता है कि कब आपको पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र स्प्रे करने की ज़रूरत है, जैसे किसान ड्रोन इनिशिएटिव हो गया। और लास्ट है जियो स्पेशल मोबाइल ऐप्स फॉर लैंड बेस्ड स्कीम एनेबलिंग जियो फेंसिंग कि आपके इलाके की जो भी फसलें हैं उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, तो आपको उनके बारे में पता चलेगा। जैसे कृषि मैपर हो गया, ये ऐप बताता है कि आपकी फसल के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रखी है ताकि आप उसके बेनिफिशियरी बन सको। अब ये तो हमने देखा कि ई टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। अब हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहला रोल है इसका कि आपको ऑनलाइन मार्केट एक्सेस मिल जाएगी। जैसे ई नैम प्लेटफॉर्म जो है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, वो कनेक्ट करता है फार्मर्स को डायरेक्टली जो भी बायर्स हैं उनसे, ताकि जो मिडल मैन है वो रिड्यूस हो जाता है और किसान जो है उसको अपनी जो भी फसलें हैं उनका एक फेयर प्राइस मिलता है। दूसरा है रियल टाइम डिमांड बेस्ड डैशबोर्ड, जैसे निंजा कार्ट एक ऐप है, वो अनेबल करता है बिजनेस टू बिजनेस फुलफिलमेंट को कि जो भी दो बिज़नेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है और उनकी जो नीड है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम डिमांड को दिखाता है। थर्ड है क्विक ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर पेमेंट्स रिड्यूसिंग डिलेज एंड करप्शन कि किसानों को जो भी उनकी फसलों का जो भी पेमेंट मिलता है वो क्विकली मिलता है, ट्रांसपेरेंटली मिलता है और सिक्योर रहता है, जैसे डिलेज नहीं होता और करप्शन कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है ENWR नेगोशिएबल वेयर हाउसेज रिसिप्ट। फोर्थ है डेटा ड्रिवन मार्केट प्लानिंग ताकि आप वेस्टेज कम कर सको। और लास्ट है एक्सपोर्ट एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, जिससे कि मार्केट रीच जो है वो ग्लोबली बढ़ सके। इसका एग्जांपल है एगमार्क नेट। अब हमने देखा कि ई टेक्नोलॉजी का क्या रोल है प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन भी इसने पूछा था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है और कैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके क्या चैलेंजेज हैं और कैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली ये है कि आप जो ट्रेडिशनली जो फसलें उगाते आते हैं, जैसे इंडिया में मोस्टली रीजन्स में बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है पंजाब हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान, वहाँ पे गेहूँ और चावल ही उगाए जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है कि आप शिफ्ट करो मोनोक्रॉपिंग से एक फ्यू डोमिनेंट क्रॉप्स लाइक राइस और व्हीट से आप शिफ्ट करो मिक्स ऑफ क्रॉप्स लाइक पल्सेज, ऑयल सीड, कोर्स सीरियल्स हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी इनकम बढ़े और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और रेजिलियंस बढ़े। अब अगर इसका डेटा अगर आपको देना है तो आप लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर ओवर 84 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है वो वाटर स्ट्रेस फेस कर रही है और केवल 20 से 25% जो कल्टिवेटेड एरिया है उसी पे डाइवर्सिफाइड क्रॉप उगाई जा रही है राइस और व्हीट को छोड़ के। तो ये दिखाता है कि इंडिया के अंदर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है। तो क्या चैलेंजेस हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेके? पहला है मार्केट रिस्क और प्राइस वोलेटिलिटी या फिर फियर ऑफ अनस्टेबल रिटर्न्स कंपेयर्ड विद स्टेबल क्रॉप्स की बहुत सारी फसलें हैं जैसे कि जिन पे हमारी गवर्नमेंट MSP प्रोवाइड नहीं करती है, तो किसान को थोड़ा सा इस बात का डर रहता है कि अगर वो दूसरी फसलें उगाएंगे तो उन पे गवर्नमेंट की साइड से उनको MSP नहीं मिलेगा और मार्केट में उनकी डिमांड कैसे रहेगी इसके बारे में वो ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, जैसे लैक ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्ट। जो भी हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी किसान थोड़ा हेजिटेट करते हैं फसलें उगाने के लिए। थर्ड है क्वालिटी सीड्स फॉर पल्सेस, मिलेट और ऑयल सीड्स, वो हमेशा एक्सेसिबल नहीं होते हैं, जिससे भी किसानों को ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है बहुत सारे रीजन जो है वो मानसून पर डिपेंड करते हैं, तो अगर वो शिफ्ट करते हैं दूसरी क्रॉप्स पे जिनको कि इरिगेशन प्रॉपर इरिगेशन चाहिए और सिर्फ मानसून से काम नहीं चलेगा, तो ये भी उनके लिए एक रिस्की है। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड सब्सिडी बाइस। ओपन जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और सब्सिडीज़ हैं वो उनका एक बाइस रहता है राइस और व्हीट की तरफ, तो ये अदर जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको डिस्करेज करता है। नेक्स्ट है लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल होल्डिंग्स रिड्यूस इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, की अगर आपके पास फ्रेगमेंटेड लैंड है और छोटी ज़मीन है तो वो आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको कम कर देगा। और लास्ट है कल्चरल और ट्रेडिशनल इनर्ट्स, कि फार्मर्स जो है वो कुछ ही क्रॉप्स को लेके अकस्टम्ड होते हैं कि हम चावल गेहूँ ही उगाएंगे, और वो जो भी चेंज होता है, मान लो कि उनको बोला जाए कि आप दालें
दाल उगाओ या बाजरा या फिर फ्रूट्स वगैरह उगाओ, तो उसको रजिस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रिस्की है और उनको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है कि उसकी खेती कैसे करनी होती है या फिर उसकी सप्लाई फिर हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये हमने इसके चैलेंजेस देखे। अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, कैसे वो एक अपॉर्चुनिटी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो ये आप यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी का जो रोल था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वही आप लिख सकते हो कि प्रोडक्शन के टाइम पे ई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। तो कुछ ऐप्स हैं जो कि बताते हैं कि आपको कौन सी खेती करनी है, कब करनी है, उसके लिए आपको कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए और कब आपको उसको इरिगेट करना है। और किसानों को ट्रेन भी किया जा रहा है, उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाई जा रही हैं, उनको रियल टाइम पेस्ट सर्विलेंस और स्प्रेइंग के बारे में बताया जा रहा है किसान ड्रोन इनिशिएटिव्स के अंडर। तो आप यहाँ पे ये जितने भी ये लिख रखे हैं मैंने, इनमें से आप 4 से 5 पॉइंट इसके प्रोडक्शन के उसमें लिख सकते हो और कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे उसके मार्केटिंग वाले में लिख सकते हो कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ई-नेम प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ से वो डायरेक्ट बायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट उनको बेच सकते हैं और उनको पेमेंट भी ईजिली मिल जाएगा ENWR जो इनिशिएटिव है इसके थ्रू। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हेल्प करेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने में। अब लास्ट है हमारा कि हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं जो कि एग्रीकल्चर में हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस और कैसे इन रिवॉल्यूशंस ने हेल्प किए इन पॉवर्टी एलिवेशन और फूड सिक्योरिटी में। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहले हमें दिखाएंगे कि कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हुए हैं। तो कुछ रिवॉल्यूशंस के बारे में आपको पता ही है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि 1960s के टाइम पे हुआ था। इसने फूड ग्रेन को काफ़ी बूस्ट किया था, जैसे स्पेशली व्हीट और राइस प्रोडक्शन थ्रू HYV हाई यील्ड वैल्यू सीड्स का यूज हुआ था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी प्रोवाइड की गई थी और फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ था। दूसरा हुआ था वाइट रिवॉल्यूशन जो कि 1970s के टाइम पे हुआ था। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। अभी इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 1970s के टाइम पे इंडिया 20 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता था, अब भी 230 हो गया है इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो। थर्ड है ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि फिशरीज से रिलेटेड है। इंडिया की जो रैंक है इसमें वो सेकंड है ग्लोबली। फोर्थ है येलो रिवॉल्यूशन जो कि 1990s में हुआ था और ये ऑयल सीड से रिलेटेड है और इसके लिए एक मिशन चला गया था जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन ऑयल सीड्स। लास्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन जो कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड है, जिसमें कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर्स वगैरह के इन सभी के प्रोडक्शन को आप प्रमोट करते हो। अब इन सभी रिवॉल्यूशंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पॉवर्टी एलिवेशन और फूड सिक्योरिटी में। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, तो अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया मूव कर गया फ्रॉम फूड डेफिसिट टू, एक टाइम आ गया था जब इंडिया के अंदर फूड गिने की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी और हमें अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। बट अभी हम हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बूस्ट हो चुका है कि अभी हम 330+ मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग। दूसरा इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है कि अगर आप हॉर्टिकल्चर की साइड जाते हैं, फिशरीज़ की साइड जाते हैं, लाइव स्टॉक की साइड जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स या मैं ये बोलूँ कि 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा है, जिससे कि क्रॉप इंटेंसिटी की वजह से डेयरी और फिशरीज सेक्टर्स की वजह से आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बढ़ गया है। थर्ड है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इनकम भी डाइवर्सिफाइड होगी। इनकम के जो सोर्सेज है वो अलग अलग होंगे, जैसे कि आप फिशरीज़ की साइड जा सकते हैं, लाइफ स्टॉक की साइड जा सकते हैं, जिससे कि रूरल लाइवलीहुड जो है वो स्टेबलाइज हुआ है। नेक्स्ट है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आप एम्प्लॉय हो रहे हो, तो आपकी जो रूरल पॉवर्टी है वो कम हो रही है। 1993 के टाइम पे 45% थे जो कि अभी 11% पे है। नेक्स्ट है कि डेयरी पल्सेस, हॉर्टिकल्चर और पोल्ट्री रिवॉल्यूशन से जो लोगों की जो डाइटरी डाइवर्सिटी है वो बढ़ी है और प्रोटीन का इंटेक भी लोगों में बढ़ा है। तो बेसिकली इसने न्यूट्रिशन में हेल्प किया। नेक्स्ट है कि इंडिया एमर्ज कर गया है जो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, मरीन प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, रेजिंग रूरल इनकम। तो इंडिया की जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे वो भी इम्प्रूव हो गई है कि पहले हम फूड इम्पोर्ट करते थे और अभी हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड, मरीन प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। लास्ट है कि काफ़ी सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट हुए हैं लाइक अमूल और FPO, इन्होंने एनहेंस किया है बार्गेनिंग पावर और मार्केट एक्सेस ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चंस एंड होता है और हमारा आज का डिस्कशन भी एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।